नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने 47वें बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस को कर लिया। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 64 किलोमीटर की लंबाई एवं 2000 से 24,000 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, तो यह कटक कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 64,000 किलोमीटर की लंबाई और 2000 से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, तो वो कटक कौन है? तो वो कटक जो है वो डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, यानी कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डॉल्फिन चैलेंजर कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अंटार्कटिका महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी से बढ़ता हुआ दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। कौन? डॉल्फिन चैलेंजर कटक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, या क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 का वर्ष जो है वो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। सन 1921 में जनसंख्या वृद्धि 0.3% दर्ज की गई थी। इससे पहले 1911 में 5.7% धनात्मक वृद्धि थी, जो कि 2011 में हो गया 17.6%। अतः देखा जाए तो 1921 से पहले भारत जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था। 1921 के पश्चात जो है भारत जनांकीय संक्रमण के दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अतः 1921 के वर्ष को जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष करों में से किस प्रकार के टैक्स से सरकार अधिकतम राजस्व की प्राप्ति करती है? तो वो जो टैक्स है वो टैक्स है निगम कर, यानी इसका आंसर ए होगा। तो केंद्रीय बजट 12-13 के अनुसार निगम टैक्स से जो है 21% रेवेन्यू प्राप्त हुई और आयकर से इनकम टैक्स से 11%। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि निगम टैक्स से 21% प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। इसका आंसर बी होगा। भारत में चाय के बाद कॉफ़ी दूसरा लोकप्रिय पेय पदार्थ है। सबसे पहले पेय पदार्थ में चाय और दूसरे पर कॉफ़ी है। यह जो कॉफ़ी है यह उष्णकटिबंधीय फसल है तथा ऊंचे पहाड़ी ढाल पर पैदा किया जाता है। भारत कॉफ़ी के विश्व उत्पादन में 4% योगदान देता है। वही भारतीय राज्यों में कर्नाटक जो है सबसे आगे है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी उगाई जाती है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना की किस अवधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना पंचवर्षीय योजना की जो है छठी अवधि में की गई थी। किस अवधि में की गई थी? छठी अवधि में। तो यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। कौन? यह जो है नाबार्ड। तो यह जो है नाबार्ड फाइनेंस उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है। किसको? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी तथा RBI का अनुपात 99% तथा 1% है। नाबार्ड के तहत 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। तो नाबार्ड के तहत जो है 1 अप्रैल 1995 ईस्वी में ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की भी स्थापना की गई और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसमें जो है उड़ीसा साक्षरता की राष्ट्रीय औसत से नीचे था। तो कंपेयर कर लेते हैं कुछ 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है महाराष्ट्र का जो साक्षरता दर था वो 77.27 था। गुजरात का जो है 69.95%, उड़ीसा का जो है 63.61% और वेस्ट बंगाल का 69.22% था। जबकि संपूर्ण भारत की साक्षरता दर बात करें तो 2011 में जो है 65.61% था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो महाराष्ट्र का जो है साक्षरता दर 82.91%, गुजरात का 79.31%, वेस्ट बंगाल का 77.08% और उड़ीसा का 73.45% है। और संपूर्ण भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के अनुसार जो है ये 74.04% है। केरल जो है सबसे आगे 93.91 के साथ सबसे एक नंबर पर है, जबकि बिहार जो है सबसे पीछे 63.82% के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है नेशनल इनकम में तृतीय क्षेत्र का जो अंश वह बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी सर्विस सेक्टर जो है ये नेशनल इनकम में बढ़ता जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत राष्ट्रीय उत्पादन के मिश्रण में संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है वैसे वैसे उद्योग एवं सेवा के भाग में उन्नति होती है। यानी जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे ही दूसरा और तीसरा सेक्टर, सबसे अधिक तीसरा सेक्टर वृद्धि करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसमें जो है ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बाकी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये राजकोषीय नीति का उपकरण है, जबकि ब्याज रेट जो है उपकरण राजकोषीय नीति का नहीं है। तो ब्याज दर जो है RBI की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। तो ये ब्याज दर किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का उपकरण है, जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण ये सब जो है राजकोषीय नीति के उपकरण है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत जो है वो सर्विस सेक्टर है, यानी कि सेवा सेक्टर है। तो देख लेते हैं किससे कितनी इनकम होती है। तो नेशनल इनकम में योगदान को देखें तो कृषि जो है 14%, उद्योग जो है 27% और सेवा जो है 59%। तो इस प्रकार से इसका टेबल है, ये इस प्रकार से योगदान है इनका राष्ट्रीय इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आर्थिक नियोजन यह किसका विषय है? संघ सूची का कि राज्य सूची का कि समवर्ती सूची का या किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो ये आर्थिक नियोजन जो विषय है ये समवर्ती सूची का है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है कानून बनाने का। तो समवर्ती सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी PC महालनोबिस ने। किसने तैयार की थी? PC महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के निदेशक प्रोफेसर PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? PC महालनोबिस ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। CSO करता है और इसके आकलन का आधार वर्ष है
1999 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अघतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन कर रहा है कि भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। 2 कह रहा है कथन कि वेस्टर्न यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। कथन 3 कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश के भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। कथन 4 कह रहा है कि विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। तो दोस्तों इसमें जो है ये कथन 1 गलत है और कथन 2 भी गलत है। कथन 3 और 4 सही है। कथन 3-4 कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। चौथा कह रहा है कि विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। तो इसका आंसर सी होगा 3 और 4। विश्व निर्यात में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड में भारत की भागीदारी 2001 ईस्वी में 0.8% रही, जबकि इस समय जो है चीन की भागीदारी 4.8% रही। उसी समय जिस समय 0% था भागीदारी वर्ल्ड ट्रेड में भारत की, उसी समय चीन का जो है 4.3 था। ये 2004-5 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कथन है और कारण दिए गए हैं आर में। कथन कह रहा है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। और इसका कारण कह रहा है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता की मांग में कमी आई। फिर से समझिए, कथन कह रहा है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया है। इस और कारण कह रहा है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता की मांग में कमी आई है। तो इसका आंसर जो है ए सही है, किंतु आर गलत है। उपभोक्ता की मांग में कमी नहीं आई है, तो इसका कथन ए सही है। तो 80 के दशक के अंत में भारतीय उद्योगों में उपभोक्ता वस्तु उत्पादन संयंत्रों की स्थापना में बढ़ोतरी हुई। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तीव्र वृद्धि दृष्टिगोचर होती है, न कि कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन कह रहा है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है इसका कथन बी सही नहीं है। बी कह रहा है कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। कोई भी देश जो है ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ये बात सही नहीं। बाकी सभी बातें सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। दूध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है और भेड़ की संख्या विश्व के 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 ऊन निर्यात करता है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी आगे न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सन 1992 से भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, यानी उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, वित्त मंत्री। जिसके बाद भारत में आर्थिक सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इसके बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। तो इस संवैधानिक संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। यह सबसे अधिक और व्यापक संशोधन था, जो कि 1976 ईस्वी में किया गया। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए किए गए थे। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द का जो है स्पष्ट समावेश किया गया। एक नया भाग
4 का क तथा अनुच्छेद जो है 51 का क जोड़ा गया। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए संविधान में भाग 4 का क जोड़ा गया और आर्टिकल 51 का क जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है और राष्ट्रपति को उपयुक्त अधिकारी को हटाने की शक्ति भी है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है योजना आयोग जो समाप्त हो चुका है, अब इसके आयोग पर नीति आयोग आ चुका है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। इसका जो है भारतीय संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं, लेकिन गठन इसका 15 मार्च 1950 को एक संकल्प के जरिए किया गया। यह एक परामर्शदात्री या विशेषज्ञ संस्था है। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिसकी संख्या है 12, यानी कि 12। कितनी संख्या है? 12। तो राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 238 जो है संघ और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि, यानी कि राज्य, स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, तथा 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉडर में प्रारंभ की गई। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और उसी के नज़दीक, उसी के कुछ दिनों के नज़दीक आंध्र प्रदेश में भी शुरू किया गया। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश का आंसर डी होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू की गई। राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया। तो वो डेट था 2 अक्टूबर 1959। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर लागू की गई और 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संशोधन द्वारा पहली बार पंचायतों को सांविधिक मान्यता मिली। इस संशोधन में उपबंध है कि राज्यों के विधानमंडल और पंचायतों और नगरपालिकाओं आदि के लिए अपने अपने कानून बनाएंगे। तो ये जो है राज्यों के विधानमंडल का काम है, यानी कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 19, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, किंतु अनुच्छेद 19(1) के क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को लिया जाता है। प्रेस को वही अधिकार है जो किसी व्यक्ति को है, प्रेस उससे बेहतर अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में और फिर आंध्र प्रदेश में यह जो है व्यवस्था लागू की गई।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।